कक्षा 9 के छात्रों को विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत छंद की परिभाषा और उदाहरण के विषय में बताएंगे। तो व्याकरण के अंतर्गत छंद है, तो छंद की परिभाषा। छंद किसे कहते हैं या छंद की परिभाषा लिखिए। तो जिस रचना में वर्ण, मात्रा, तुक, गति, यति आदि का ध्यान रखा जाए, उसे छंद कहते हैं। तो छंद की परिभाषा हुई, जिस रचना में वर्ण, मात्रा, तुक, गति, यति आदि का ध्यान रखा जाए, उसे छंद कहते हैं। अब ये वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? वर्ण के उच्चारण करने में जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। वर्ण के उच्चारण करने में जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। अब इसके बाद है तुक। प्रत्येक छंद में सामान्यतः 4 चरण होते हैं, किसी छंद में 6 चरण होते हैं और किसी छंद में 8 चरण तक होते हैं। तो चरणों के अंत में जो अक्षरों की समानता होती है, उसी को तुक कहते हैं। चरणों के अंत में जो अक्षरों की समानता होती है, उसी को तुक कहते हैं। इसके बाद है गति। कविता के ये गति क्या होती है? कविता के मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। कविता के मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। यति छंद के मध्य। अब आगे है
अब आगे है यति। यत क्या होती है? छंद के मध्य और अंत में जो रुकावट आती है उसी को यति कहते हैं। तो इस प्रकार से छंद की परिभाषा हो गई। जिस रचना में वर्ण, मात्रा, तुक, गति, यति आदि का ध्यान रखा जाए उसे छंद कहते हैं। अब वर्ण के बारे में बताया मैंने आपको। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। और ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व वर्ण, नंबर 2 दीर्घ वर्ण। मात्रा, मात्रा किसे कहते हैं? वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। तुक, चरण के अंत में जो अक्षरों की समानता होती है उसी को तुक कहते हैं। गति, गति किसे कहते हैं? कविता के मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। यति, छंद के मध्य जो छंद को के उच्चारण करते समय जो बीच में या मध्य में, अंत में रुकावट आती है उसको यति कहते हैं। जैसे जहाँ कामा और विराम लगाते हैं तो यही क्या है? यति। तो इस प्रकार से छंद की परिभाषा हो गई। अब है छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। छंद के मुख्यतः दो भेद होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद और नंबर 2 वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। छंद के मुख्यतः दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। कक्षा 9 के कोर्स में पाठ्यक्रम में केवल मात्रिक छंद आते हैं। तो मात्रिक छंद क्या होते हैं? मात्राओं की गणना के आधार पर रचे गए छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। पुनः मात्राओं की गणना के आधार पर रचे गए छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। वर्णिक छंद वर्णों की, वर्ण माने क्या होता है? अक्षर। वर्णों की गणना के आधार पर रचे गए छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपके कोर्स में मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, बरवे, हर गीत का, कुंडलियां आदि छंद आते हैं। लेकिन कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में केवल दोहा और चौपाई छंद ही पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अतः मैं आप सबको केवल मात्रिक छंद के बारे में बताएंगे। मात्रिक छंद के अंतर्गत कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में केवल दोहा और चौपाई आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वर्ण, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व वर्ण कहते हैं और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। तो ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व वर्ण छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋ। चंद्रबिंदी ये ह्रस्व वर्ण माने गए हैं। छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋ और चंद्रबिंदी ये ह्रस्व वर्ण
और संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या होता है? संयुक्ताक्षर के पहले जो वर्ण होता है वो ह्रस्व वर्ण माना जाता है। जैसे चंद, तो चंद, आधार न और द, ये संयुक्ताक्षर है, इसके पहले च वर्ण आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। तो इस प्रकार से छोटा आ, छोटी रीर और चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदी में जैसे लिखा है चांद, तो इसमें चंद्रबिंदी लिखा है, चंद्रबिंदी है, अतः ये जो है ह्रस्व वर्ण माना जाएगा। दीर्घ वर्ण, तो ह्रस्व वर्ण को दीर्घ वर्ण को, ह्रस्व वर्ण को लघु वर्ण भी कहते हैं, और दूसरा है दीर्घ वर्ण, इसको गुर वर्ण भी कहते हैं, दीर्घ वर्ण या गुर वर्ण। तो बड़ा, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी रीर, ए, ऐ, ओ, औ, अन और आ। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी रीर, ए, ऐ, ओ, औ, अन और आ, ये दीर्घ वर्ण या गुर वर्ण माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में केवल मात्रिक छंद है, और मात्रिक छंद के अंतर्गत केवल दोहा और चौपाई आते हैं। तो मैं आपको दोहा छंद के विषय में बताऊंगा। दोहा, ये दोहा छंद की परिभाषा या लक्षण, दोहा छंद किसे कहते हैं? तो परिभाषा, दोहा की क्या परिभाषा होती है? ये है अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में तेरह मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तथा तुकान चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। तो दोहा की परिभाषा हो गई
यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा तुकांत चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। अब परिभाषा के बाद उदाहरण। उदाहरण मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जा तनकी झाई परे श्याम हरिद्युति होय। तो पहला 4 चरण हो गए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जा तनकी झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो देखिए पहला चरण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोहा छंद के पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो मात्रा लगाने के लिए मैंने बताया हर्षवर्ण और दीर्घवर्ण। हर्षवर्ण के लिए 1 मात्रा और उसके लिए चिन्ह निर्धारित करते हैं अंग्रेजी का आई, और दीर्घवर्ण के लिए 2 मात्रा निर्धारित होती हैं और उसके लिए हम चिन्ह लगाते हैं अंग्रेजी का यस। तो जहां आई बना होगा वो 1 मात्रा सूचित करता है और जहां यस का चिन्ह बना होगा वो 2 मात्राएं सूचित करता है। तो देखिए मैं मात्रा लगा रहा हूं। मैंने बताया है आपको दीर्घ वर्ण के अंतर्गत क्या आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी रील, ए, ऐ, ओ, औ, अन और आ। और ह्रस्व वर्ण या लघु वर्ण के लिए मैंने बताया छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, रील, चंद्रबिंदी, ये संयुक्त अक्षर, इन सब के लिए लघु वर्ण, ये लघु वर्ण माने जाते हैं और इनके लिए चिन्ह निर्धारित किया गया अंग्रेजी का आई। तो देखिए पहला वर्ण है में, तो इस पर मां पर एक ही मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये के मैंने बताया ए जो है दीर्घ वर्ण आता है, उसके लिए चिन्ह एस। तो मैं मां पर आपको लगा रहा हूं चिन्ह यस। रा में भी बड़ी की मात्रा है तो गुर वर्ण हो गया या दीर्घ वर्ण हो गया, तब यस लगाया। अब भा में छोटा आ रहा है, भा ये व्यंजन है, मैंने बताया स्वर व्यंजन आप जानते होंगे। स्वर व्यंजन में क्या अंतर है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। तो यहाँ पर भा क्या है, व्यंजन, क्योंकि आ से आ तक स्वर माने गए और का से ज्ञा तक व्यंजन। तो देखिए भा ये व्यंजन है, तो भा में अ का उच्चारण आ रहा है, लेकिन छोटे का आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए भा पर हम मात्रा लगाएंगे एक और इसके लिए चिन्ह है आई अंग्रेजी का। वाह में भी छोटा है इसलिए एक मात्रा, और बा में फिर बड़े आ की मात्रा है इसलिए हम यस लगाएंगे, और धा में बड़े आ की मात्रा इसलिए यस का चिन्ह लगाएंगे। यस का चिन्ह 2 मात्राओं को सूचित करता है। फिर छा में देखिए छोटे आ की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ पर भी अंग्रेजी का आई लगाएंगे, लघु वर्ण हो गया। और फिर रा पे अ की मात्रा आ गई, इसलिए ये जो है गुर वर्ण हो गया, इसलिए हम यस लगा दिए। तो मैंने परिभाषा के अनुसार आपको बताया कि दोहा छंद की क्या परिभाषा होती है। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।
द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, इसलिए जोड़िएगा 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13। तो बराबर कितनी मात्राएं हो गई? बराबर 13 मात्राएं। तो परिभाषा के अनुसार ये रचना बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा चरण, द्वितीय और चतुर्थ चरण में मैंने आपको बताया है 11-11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए द्वितीय चरण में रा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हम एस बनाएंगे क्योंकि ये गुरु वर्ण हो गया। और धा में बड़े आ की मात्रा लगाई है, गुरु वर्ण हो गया। फिर ना में भी बड़े आ की मात्रा लगी है, इसलिए ये गुरु वर्ण हो गया। गा में छोटे आ की मात्रा लगी है, इसलिए लघु वर्ण हो गया और चिन्ह लगाएंगे अंग्रेजी का आई। रा में छोटी की मात्रा है और इसलिए छोटी की मात्रा ह्रस्व मानी गई, इसलिए इसमें भी एक मात्रा लगाएंगे। और सोए सा में ओ की मात्रा लगी है, वो मैंने दीर्घ वर्ण बताया था, इसलिए 2 मात्राएं। और या में छोटे की मात्रा है, इसलिए 1। तो आप जोड़ लीजिएगा 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11। तो बराबर कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं। तो परिभाषा के अनुसार ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। मैंने बताया आपको दोहा की परिभाषा कि दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु होता है। तो देखिए चरणांत में क्या है? सो है, ये गुरु वर्ण है और फिर ह्रस्व वर्ण है, गुरु वर्ण है और ह्रस्व वर्ण है। इसलिए परिभाषा के अनुसार ये सटीक उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपके कोर्स में दोहा छंद है और उसमें परिभाषा और लक्षण पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, आपको परिभाषा लिखना है और उदाहरण देना है। अब दूसरा दोहा छंद, दूसरा क्या है? चौपाई। तो आज मैंने आपको दोहा छंद के बारे में बताया, परिभाषा, लक्षण और उदाहरण, छंद किसे कहते हैं, वर्ण, मात्रा, तुक, गत, यति, इन सब के बारे में बताया। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में केवल 2 ही छंद हैं वो आएंगे, एक दोहा और चौपाई, और इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो अगले दिन मैं आपको चौपाई छंद की परिभाषा और लक्षण के विषय में बताऊंगा।